हाँ तो देखिए, हेलो स्टूडेंट, बैक क्लास में कुछ पोटेंशियल से रिलेटेड पॉइंट छूट गया था। तो हमने हॉलोस्फीयर तक बात की थी कि हॉलोस्फीयर के केस में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। एक और चीज है सॉलिड स्फीयर के केस में, एक्सप्रेशन को प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि प्रूव इम्पोर्टेंस नहीं होता है। मेन आपको जो है उस पर क्वेश्चन कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो हम आज बात कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू हॉलोस्फीयर। आज का मेरा टॉपिक है, सॉरी, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, होलोस्फीयर नहीं, होलोस्फीयर बात कर दिया है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखिए यहाँ एक टर्म यूज किए हैं, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग। देखिए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये सपोज कर रहे हैं कि इसका चार्ज क्यू है, रेडियस आर है। तो देखिए थोड़ा सा 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 1 मिनट समझ लीजिए कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए अगर आप कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लेता है, फॉर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसका फोटो इधर बना रहे हैं। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में होता क्या है कि जब भी चार्ज इसको देता है, जब भी इसको चार्ज देता है, इनसाइड में चार्ज दे रहा है, चार्ज इनसाइड में देगा। मान लेते हैं कि चार्ज इनसाइड में देगा, चार्ज आप यहाँ दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, तो होता क्या है ना, कंडक्टिंग के केस में यह चार्ज अंदर में नहीं रहता है क्योंकि यह तो कंडक्टर है। तो यह कंडक्टर है, इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री माइग्रेट कर सकता है और अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ, अकॉर्डिंग टू कंडक्शन, ये अपने आप को रिसेट कर सकता है सरफेस, ठीक है ना। क्योंकि यह फोर्स लगेगा, तो फोर्स लगेगा तो दूर भागेगा, तो दूर भागेगा तो कितना दूर भागेगा, उसका तो भागने का बाउंड्री है सरफेस तक की ना। ऐसा थोड़े है कि सरफेस को छोड़ देगा। सरफेस को छोड़ने के लिए बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत होता है, जो हम आगे बात करेंगे कोरोना डिस्चार्ज में, ठीक है ना। फिलहाल आप यह समझना है कि अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर है, अगर इनसाइड में भी चार्ज देगा तो यह चार्ज सरफेस पे भाग जाता है, यह सब चार्ज सरफेस पे चला जाता है। ये पूरा चार्ज जो है वह सरफेस पे चला जाता है, अंदर में चार्ज नहीं रहेगा। और सॉलिड, देखिए सॉलिड स्फीयर होते हुए भी, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होते हुए भी यह जो सिचुएशन बना लेगा एक हॉलो स्फीयर का बना लेता है। ये पूरा चार्ज जो है सरफेस पे चलाता है, ये पूरा चार्ज सरफेस पे चलाता है। अंदर में मटेरियल है लेकिन चार्ज नहीं है, चार्ज तो पूरा सरफेस पे है। तो चार्ज तो पूरा सरफेस पे है, इसका मतलब कि यह अब जो सिचुएशन हो गया, अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करेंगे तो यह सेम सिचुएशन हो जाएगा हॉलो स्फीयर के जो केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आप लिखता था, सेम वैल्यू इस केस में भी हो जाएगा। और इस तरह से यह हॉलो स्फीयर बन जाता है, यह हॉलो स्फीयर, लाइक एज लिख देता है, लाइक एज हॉलो स्फीयर। अब हॉलो स्फीयर के अंदर में बताए थे कि फील्ड का वैल्यू आपका जो होता था वो 0 होता था, पोटेंशियल कांस्टेंट होता था। अब यह सब सिचुएशन इसके लिए वैलिड हो जाएगा हॉलो स्फीयर में, जो हम बैक में बताए थे। जैसे बताए थे कि इसका जो पोटेंशियल का ग्राफ जो होता था, वो पोटेंशियल का ग्राफ इस टाइप का होता था, कुछ समय तक कांस्टेंट होता था, और कुछ समय तक कांस्टेंट के मतलब कि सेंटर से सरफेस तक, और उसके बाद जो होता था वो धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता था। इस तरह से आप लोग को बताए थे
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू हॉलो स्फीयर के केस में। तो बस पॉइंट यह याद रखना है कि जहां भी नन सॉलिड स्फीयर बात कर रहा है, अंदर में चार्ज है, तो वहां उसको नन कंडक्टिंग होना चाहिए। नन कंडक्टिंग के मतलब यही हुआ कि अगर चार्ज अंदर में आप देते, अगर चार्ज अंदर में देते तो चार्ज यहीं रह जाता, चार्ज यहीं सब रह जाता, यह चार्ज माइग्रेट करके सरफेस पे नहीं जाता। तो हम आप लोग को यह पता चल गया होगा कि सॉलिड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या फर्क है। तो फाइनली एक वर्ड में बोल देते हैं, सॉलिड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में चार्ज माइग्रेट करके सरफेस पे चला जाएगा, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में जहां भी आप चार्ज देते हैं वहीं चार्ज लोकलाइज हो जाता है और वह चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम हो जाता है। कहने के मतलब है कि यहाँ पे अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पर भी हमारा डिफिनेशन इन कि मटेरियल अंदर है, तो इसका मतलब कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से डिफाइन करेंगे नहीं, यहाँ भी चार्ज सरफेस पे आ गया है, तो सॉलिड होते हुए भी यहाँ डिफिनेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी का चलेगा। लेकिन अगर यही चार्ज अंदर में रह जाता, जहां देते वहीं रह जाता, और यह तब वही होगा जब नॉन कंडक्टिंग होगा, तो इस केस में यहाँ पे डिफिनेशन वॉल्यूम चार्ज से चलेगा। क्वेश्चन दो तरह का रहता है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो तरीका से होता है, एक यूनिफॉर्म होगा और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो अगर यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, तो जो हम आपको मेथड बात किए थे इंटीग्रेशन वाला मेथड या तो सिंपल मेथड, नॉन यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन मेथड लगा के आप चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म है तो फिर इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं होता है, जो निकालना है निकाल लीजिएगा। तो हम यही पॉइंट बताने जा रहे हैं कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा। ईपी के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जगह कम है समय कम है, इसी कारण से शॉर्ट में लिख दिया है। हाँ तो देखिए हम आप लोग को यह पॉइंट बताने जा रहे हैं, ये पेज नंबर 2 में जा रहा है आपका पॉइंट। बेस्ट तो ठीक। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात करें, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में होता क्या है कि आपने सबसे पहले एक स्फीयर बना लेगा, ठीक है ना, और इसके अंदर में जो है अभी हम फिलहाल यूनिफॉर्मली चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए, या यूनिफॉर्मली चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज के मतलब यही हो रहा है कि किसी भी छोटा वॉल्यूम लेंगे, मतलब कि इसमें तो इनफिनाइट नंबर ऑफ छोटा छोटा वॉल्यूम होगा, तो कोई भी छोटा सा वॉल्यूम लेंगे तो उसमें चार्ज का वैल्यू सेम हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। और इसका रेडियस जो हो गया यह आर हो गया, बस इसको याद कर लेना है। प्रूफ के जरूरी नहीं है, प्रूफ करेंगे तो लंबा हो जाएगा, जरूरत भी नहीं है प्रूफ का। तो देखिए सिचुएशन समझिए, एक पॉइंट हम अंदर में लेंगे, एक पॉइंट हम यहाँ पे पी ले लिए जिसका डिस्टेंस जो है आर है, यह डिस्टेंस जो है सेंटर से आर पॉइंट लिए। एक पॉइंट हम ले लिए हैं सरफेस पे, एक पॉइंट ले लिए हैं सरफेस पे इधर लेते हैं ताकि फोटो ओवरलैप नहीं करेगा। सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। तो एक सरफेस पे हो गया, तो सरफेस का तो रेडियस आर रहबे करेगा, ये भी रेडियस आर है। एक पॉइंट थोड़ा सा हम बाहर में ले लिए और इसका भी डिस्टेंस हमने इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, यह भी डिस्टेंस आर ही है, लेकिन देखिए यहाँ भी आर लिए यहाँ भी आर लिए, ठीक है ना। तो यह कंफ्यूज नहीं करना है, यह आर जो है वह लेस देन कैपिटल आर है और यह आर जो है वह ग्रेटर देन कैपिटल आर है, मतलब कि जो रेडियस ऑफ द स्फीयर है उससे यह बड़ा शो कर रहा है। तो कंडीशन खाली डाल देता है तो हो जाता है, यह कंडीशन यही हो गया। नहीं है तो लिखेंगे तो वहां कंडीशन डाल देंगे क्योंकि यहाँ जगह कम है। तो केस फर्स्ट में हम बात किए, केस फर्स्ट में बात कर रहे हैं इनसाइड में, इनसाइड में बात कर रहे हैं। इनसाइड में हम जो पॉइंट लिए हैं वह स्मॉल आर है, वह लेस देन कैपिटल आर है। देखिए कंडीशन डाल दीजिए, इनसाइड में जो हम जा रहे हैं यह पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू, तो इनसाइड में पोटेंशियल जब निकालेगा
ठीक है ना। तो उसका देखिए वैल्यू क्या होता है, याद रखिएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये आर क्यू हो जाता है, यह सब वैल्यू निकाला जाता है और यह वैल्यू हो गया 1.5 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 0.5 स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए यही पोटेंशियल का वैल्यू होता है, क्योंकि यह सब एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही सब पूछा जाता है। तो देखिए पहले फिर से समझ लीजिए, पोटेंशियल इनसाइड में कहीं लिखना है तो टोटल चार्ज देख लेना है कि इस पे टोटल चार्ज कितना है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कांस्टेंट है, आर क्यू में इसका रेडियस देख लेना है कि जो यूनिफॉर्मली चार्ज जिस स्फीयर में दिया गया है उसका रेडियस क्या है, तो यहाँ आर क्यू कर देना है। अब फिर क्या कर लेना है कि 1.5 को 3/2 कैलकुलेशन में यूज करेगा, वो स्फीयर का रेडियस क्या है उसका स्क्वायर कर दे लेना है। अब फिर 0.5 मतलब कि इसको हाफ भी लिख सकता है, आर स्क्वायर कर देगा। आर स्क्वायर स्मॉल आर है कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालने जा रहा है उसको स्मॉल आर में लेना है। जैसे मान लेते हैं कि आप r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू निकालना जा रहा है, तो यह सब सेम रहेगा, यह सब सेम रहेगा, खाली क्या होगा ना, यह स्मॉल आर जो होगा r/2 पुट कर देगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन करने में पॉइंट को तोड़ सकता है, क्योंकि रियल में यह पोटेंशियल का वैल्यू उसको तोड़ता है, तो उस थोड़ा सा सहूलियत होता है लिखने में, इसी कारण से वो लिख दिए। इसको 3/2 1/2 भी लिख सकता है। अब देखिए वही केस सेकेंड अगर हम सरफेस पे चल जाते हैं, केस सेकेंड एट सरफेस, अगर सरफेस पे हम चल गए तो स्मॉल आर जो हो गया वह कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। देखिए यह हम मूव करते हुए सरफेस पे पहुंच गए, तो सरफेस पे पहुंचे तो सरफेस का जो डिस्टेंस है, सरफेस का जो डिस्टेंस आपको मिल रहा है वो देखिए कितना मिल रहा है, ध्यान से देखिए। तो सरफेस का डिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है, तो कैपिटल आर के बराबर मिल रहा है। तो यहां से क्या करेगा कि स्मॉल आर का वैल्यू जो कर देगा कैपिटल आर के बराबर खाली कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो पोटेंशियल सरफेस पे निकालने के लिए क्यू आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू जैसे वैसे छोड़ दिए, यह हो गया 1.5 आर स्क्वायर, इसको भी छोड़ दिए और 0.5 जो कांस्टेंट उसको भी छोड़ दिया, या स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर का वैल्यू पुट कर दिया। देखिए इस टाइप के सिचुएशन कर दी। देखिए फिर से देखिए सिचुएशन, यहाँ हमने कहा कि जितना कांस्टेंट था इसको सब छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए और सरफेस पे जाने पे ये स्मॉल आर का वैल्यू है, खाली कैपिटल आर का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ से 1.5 में से 0.5 घटेगा तो 1 बच जाएगा, और 1 बचा तो 1 आर स्क्वायर को यहाँ से काट देगा, तो आपको फाइनल रिजल्ट सरफेस पर जो हो जाएगा वही हो जाएगा जो पहले लिखता था। इसको और नीचे कर देते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखिए फिर वही कंसेप्ट है, सरफेस से आसान हो जाता है, खाली यही पॉइंट जो है थोड़ा सा याद करना पड़ता है। सरफेस पे पोटेंशियल वही हो जाता है कि पूरा चार्ज को देखिए कैसा हो गया, पॉइंट चार्ज की तरह हो गया। सरफेस पे जितना भी चार्ज है उसको आप सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए और सरफेस से डिस्टेंस लिख लीजिए आर, और यह पॉइंट चार्ज की तरह पोटेंशियल का वैल्यू काम करेगा सरफेस पे। ठीक है ना, पॉइंट चार्ज की तरह ही यह वैल्यू हो गया। तो पॉइंट चार्ज स्फीयर पे जितना चार्ज दिया हुआ है वो पूरे चार्ज को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस हो गया कैपिटल आर। अब डायरेक्ट पोटेंशियल लिख दीजिए क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, और एक पॉइंट हो जाता है बाहर में। तो बाहर के लिए देखिए थोड़ा सा हम इस लाइन को इस तरह से कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और केस थर्ड हो गया, केस सेकेंड, केस थर्ड, आउटसाइड में बात कर रहे हैं, आउटसाइड। आउटसाइड के मतलब हो गया कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। देखिए आउटसाइड बहुत आसान है, कि पूरे चार्ज को क्या कीजिए सेंटर पे मानिए, आप सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस देखिए, मान लेते हैं कि यह पॉइंट पी है, वह क्या हो रहा है इसके सरफेस से बाहर हो रहा है। तो सरफेस से जहां भी बाहर हो जाए पॉइंट, तो यहाँ पे पूरा जो चार्ज है वह एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ भी एक कंसेप्ट है कि पूरा चार्ज को सेंटर पे रख दीजिए,
पूरा चार्ज सेंटर पे रखिए और सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस देखिए। तो सेंटर से उस पॉइंट का जो डिस्टेंस हम लिए हैं वह स्मॉलर लिए हैं, जो कैपिटल आर से बड़ा है, मतलब कि ये पॉइंट बाहर में है। अब इसको पॉइंट चार्ज के कारण ही पोटेंशियल का वैल्यू लिख देगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यही आपका रिजल्ट है पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के केस में। तो देखिए मेन पॉइंट यही याद रखना है कि अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में आर का फंक्शन होता है, लेकिन सरफेस पे और बाहर पे जैसे हॉलो स्फीयर में पोटेंशियल का वैल्यू लिखता था, सिमिलर वे से ही पोटेंशियल का वैल्यू लिखना है। खाली बस ई पॉइंट पर ध्यान दे देना है कि अंदर में नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में पोटेंशियल का वैल्यू आर का फंक्शन होता है। अगर आप चाहता है कि हम प्रूव करें तो प्रूव करने के लिए फिर वही डिफिनेशन पोटेंशियल पे काम करना पड़ेगा कि इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल को पी पॉइंट तक लाना पड़ेगा। तो सरफेस इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में आपको जो वर्क इतना करना पड़ता है, आप फिर अंदर में इसका फील्ड होता है, क्योंकि बताए थे कि फील्ड आर का फंक्शन होता है, तो सरफेस से पॉइंट पी तक भी ले जाने में आपको वर्क करना पड़ता है। तो इसका मतलब कि इंफिनिटी से पी पॉइंट तक ले जाने में टोटल इतना वर्क डन करना पड़ता है। यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर में ले जाने में टोटल इतना वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क करते हैं वही पोटेंशियल डेड पॉइंट का मिलता है। तो आसान है प्रूव करना, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि जरूरत के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिक्स खत्म हो जाएगा, फिजिक्स आगे भी पढ़ना है, तो आप लोग जिस दिन जागेगा उस समय आप सब प्रूफ कर लेगा। तो इसलिए अभी फिलहाल हमको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जितना जरूरी है वो पॉइंट को बात कर दिए हैं। हाँ तो देखिए अब हम थोड़ा सा इसका ग्राफ बात कर लेते हैं कि ग्राफ का वैल्यू होता है किस टाइप के है। ग्राफ थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर ग्राफ देखेंगे तो चाहे तो ग्राफ डायरेक्ट याद कीजिए, नहीं तो मैथ के कंसेप्ट से आप ग्राफ का वैल्यू जो है ना खींचना स्टार्ट कीजिए। दोनों का सेम सिचुएशन है। अगर हम ग्राफ अगर देखें इसका तो इस टाइप के चला जाता है। देखिए यह स्फीयर हो गया नॉन कंडक्टिंग, यह हो गया ग्राफ। ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। डिस्टेंस के मतलब कि जैसे सेंटर से दूर जाएगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, तो वह ग्राफ हो गया। देखिए नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, इसमें पूरा इस तरह से चार्ज यूनिफॉर्मली दे दिया गया है, ठीक है ना, बार बार चार्ज देना पड़ रहा है। यह सेंटर हो गया, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए इसका ग्राफ, ग्राफ इस टाइप के चला जाता है। यह हो गया पोटेंशियल, यह हो गया आर। अगर मैथ के रूल से खींचेगा तो ग्राफ आप खुद खींच लेगा, लेकिन हम लोग को बता देना पड़ता है कि ग्राफ हो रहा है क्या। देखिए इसका ग्राफ इस टाइप के खुद जाता है। देखिए इस टाइप के रहेगा, यहां से ऐसे, यह पार्ट ऑफ पैराबोला है। ये कहां तक पैराबोला का पार्ट जाता है जानता है, सरफेस तक जाता है। थोड़ा सा और इसको ऊपर से खींच रहा है, यह पार्ट ऑफ पैराबोला जाता है, ठीक है ना, ये पैराबोला का पार्ट। अब फिर पैराबोला के मतलब हो गया कि फंक्शन आर स्क्वायर का फंक्शन था, क्योंकि अंदर में आप देखा था कि अंदर में पोटेंशियल का वैल्यू था क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यू 1.5 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन था। तो यह ग्राफ यहां से यहां तक पैराबोला हो गया, पैराबोला। देखिए यह सरफेस तक जाता है। सरफेस में जो सरफेस पे एक तो खास वैल्यू हो जाता है Q/4 एप्सिलॉन नॉट आर, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। देखिए यहां से इस तरह से गया, यहाँ जर्क लिया, फिर इस तरह से मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो यह ग्राफ जो है आपको इंडिकेट कर रहा है उसका पैराबोला का, यह ग्राफ पोटेंशियल का हाइपरबोला इंडिकेट कर रहा है, हाइपरबोला। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आ रहा है माइनस आर स्क्वायर, उसका रूल इसी कारण से कब से नीचे आ गया है माइनस आर स्क्वायर होने के कारण।
ऐसे पैराबोला में कब से ऊपर जाता है, जब यह वैल्यू पॉजिटिव रहता था, और यह नेगेटिव लगा हुआ है तो कब से नीचे आ गया है, हाइपरबोला जो हो गया वह भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया। ठीक है ना, इस टाइप के जाता है। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है वह सेंटर पे होता है। तो सेंटर पे कितना वैल्यू होगा, तो आप यहाँ पे आर का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो अगर आर का वैल्यू 0 पुट करिएगा तब पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा, सेंटर पे पोटेंशियल निकालेगा तो 3/2, इसको अब पॉइंट में नहीं रखते, 3/2, तो 3 ऊपर 2 नीचे तो 8 हो जाएगा, और आर स्क्वायर है आर क्यू है तो कट जाएगा, तो 3/2 कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में पूछेगा कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होता है, तो वह है सेंटर पे। सेंटर पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, वह पोटेंशियल होता है 3/2 कैपिटल क्यू, आप इसको लिख देते हैं 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है ना, मैंने सरफेस के 3/2 क्यू टाइम्स बढ़ जाता, देखिए क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर तो है, इसको 3/2 लिख दिए हैं, इसी को आप लिख सकता है 3q और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। देखिए ये माने कि सरफेस से 3/2 टाइम्स का वैल्यू सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू जो है ना बढ़ जाता है सरफेस से, सरफेस। तो यह ग्राफ आपको है याद रखना है। अगर ग्राफ का थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा जगह है तो ग्राफ का बेसिक अगर बात करते हैं तो आपको याद होगा। देखिए ग्राफ का थोड़ा सा बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मैथ अब नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं। देखिए y=s² होता था तो इसका ग्राफ ऐसे जाता था, या इस टाइप के पैराबोला के रूप में जाता था। यही अगर -s² होता था तो इसका ग्राफ जो है ना बस इसका जो है इमेज मिरर की तरह काम करता था, रूल में बताए थे, और यह ग्राफ इस टाइप के चला था। ठीक है ना, यह बन गया मिरर जो है, यह एक्स एक्सिस जो है मिरर की तरह काम करता था, यह हो गया वाई एक्सिस और यह हो गया एक्स एक्सिस। तब पॉजिटिव रहता था तो पैराबोला का कब से ऊपर होता था, नेगेटिव होता है तो यह आपका वाई एक्सिस है और यह एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस मिरर बन गया और इसका इमेज ले लिया जाता था, यह हो गया। और इसी में अगर कुछ कांस्टेंट जोड़ रहा है, जैसे मान लेते हैं आप कोई भी कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ये जोड़ लीजिए, कोई भी अगर कांस्टेंट जोड़ेंगे तो उसका स्क्वायर में तो हम लिख ही सकते हैं। तो कांस्टेंट अगर हम जोड़ रहे हैं तो मेरा फंक्शन स्क्वायर के टर्म में है, तो हम थोड़ा सा कांस्टेंट में ए स्क्वायर ले रहे हैं, माइनस दिस ले रहे हैं। तो इसका रूल यही है कि इसका ग्राफ तो ये था, तो जितना जोड़ेगा ना तो उतना यूनिट ग्राफ ऊपर चला जाता है। देखिए यही आपका रूल है, उतना यूनिट ग्राफ ऊपर चला जाता है। देखिए फोटो थोड़ा सा बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है ना, यही आपका रूल है, ये ग्राफ का रूल है। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के ग्राफ जितना कांस्टेंट जोड़ेगा वो ग्राफ खाली शिफ्ट हो जाता है, यह रूल है। तो देखिए यहाँ पे यही सिचुएशन हुआ है, अगर हम इसका थ्रू ग्राफ खींचते हैं, फिजिक्स और मैथ में यही फर्क है कि फिजिक्स में कंडीशनल ग्राफ होता है, यह थ्रू आउट फंक्शन वैलिड नहीं है, यह सरफेस तक ही वैलिड है। मतलब कि यहाँ पे जो आर का वैल्यू लेगा सेंटर से लेके, ठीक है ना, सरफेस तक जा सकता है यह वैल्यू, ऐसा नहीं है। ये जो हम ग्राफ खींचते हैं यह x बिलोंग टू रियल नंबर शो करता है, x बिलोंग टू रियल नंबर शो करता है, तो यह ग्राफ पूरा जो है ना बढ़ते चढ़ते चल जाता है। लेकिन फिजिक्स में जब ग्राफ खींचते हैं तो यह बताता है कि हम आर थ्रू आउट नहीं है, हम आर जो है सेंटर से लेके सरफेस तक है। इसी कारण से सेंटर से लेके सरफेस तक यह ग्राफ आपको शो कर रहा है पैराबोला का। अब फिर सरफेस से बाहर जो ग्राफ हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जा रहा है, जिसके कारण से फिर ग्राफ चेंज हो जाता है। आप चाहेगा तो इधर हो घिस सकता है इस तरह से, तो जो सिचुएशन इधर है वही सिचुएशन इधर भी हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव चार्ज है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होगा कि दोनों साइड का फोटो जो है ना एक ही टाइप के जाएगा। तो आप इस ग्राफ को, हम थोड़ा सा एक साइडेड ग्राफ खींचते हैं, अगर दोनों साइड देखेंगे तो यह ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा फिर इस तरह से मुड़ जाएगा, मतलब कि यहाँ से इस तरह के पैराबोला फिर हाइपरबोला हो जाएगा। अगर आप जानना चाहता है कि नहीं भाई हम राइट साइड लेफ्ट साइड
दोनों साइड पोटेंशियल का वैल्यू देके, हम खाली राइट साइड की बात किए हैं, आर पॉजिटिव पे बात किए हैं। तो इधर अगर बात करेंगे तो आर नेगेटिव का वैल्यू हो जाएगा, और आर नेगेटिव पे अगर बात करेंगे तो ग्राफ का वैल्यू जो है ना, फाइनली अगर हम देखें तो थोड़ा सा इसको हम नीचे लाते हैं। देखिए, अगर कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर है और आप इधर इसको जो है पूरा चार्ज कर दिया है, तो देखिए यह हो गया पोटेंशियल और यह हो गया आर। तो यहां तक सरफेस वाला पॉइंट आ रहा है, यहां तक सरफेस वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, पैराबोला खींचना है तो इस टाइप के शेप में चला जाता है। यह शेप हो गया पैराबोला का। यहां से क्या होता है कि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जाता है, यह ग्राफ हाइपरबोला का शो करता है। इस टाइप के ग्राफ आपको शो करता है पोटेंशियल, अगर आप सेंटर से राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों का ग्राफ देखा जाता है। तो एग्जाम में जो है ऐसा कुछ नहीं देता है, एग्जाम में जो है ना वन साइडेड ही ग्राफ रहता है, दोनों साइड कभी कभी पूछता है, तो जैसे वन साइडेड करता है तो उसी तरह से सेकेंड साइडेड करता है, देख लेता है कि वह कौन क्वांटिटी है। अगर मान लेते हैं कि फील्ड की बात होता है तो फील्ड इधर पॉजिटिव होता है, इधर डायरेक्शन फील्ड में, इसका डायरेक्शन इधर हो जाता है, इसका डायरेक्शन इधर हो जाता, तो यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यही वाला ग्राफ जो है ऐसे नहीं जाके यह नीचे ग्राफ आ जाता है। लेकिन पोटेंशियल में उतना सोचना नहीं रहता है। तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, फिर आगे बात करते हैं। हाँ तो देखिए, थोड़ा सा इस दिन का डिस्कशन यह है कि अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इसमें हमने जो पॉजिटिव चार्ज दिए, यह पूरा चार्ज इस तरह से स्प्रेड किए हुए है पूरा यूनिफॉर्मली। लेकिन यही अगर मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज होता, यह नेगेटिव चार्ज हो जाता, यह स्फेरिकल बॉडी हो गया और यहाँ पे आप माइनस क्यू चार्ज देते, ठीक है ना, माइनस क्यू चार्ज दे देता तो क्या होता। तो देखिए सब फिर वही काम, ठीक है ना, वही काम फिर होता, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग लेना पड़ता है यहाँ पे कि यह हो गया पोटेंशियल और यह हमको ग्राफ आपके नीचे जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होते हैं, तो हमको ग्राफ नीचे लिखना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा एक्स एक्सिस जो आर वाला जो ले रहे हैं वो ऊपर ले रहे हैं, यह मेरा एक्स एक्सिस आर का है, तो यह हम थोड़ा सा इसको नीचे उतार दिए। देखिए, तो सेंटर पे सबसे कम वैल्यू हो जाता है नेगेटिव चार्ज में, सेंटर पे सबसे कम पोटेंशियल हो जाता है नेगेटिव पोटेंशियल, इसी कारण से। और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाता वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ते चला जाता और इंफिनिटी पे जीरो हो जाता। तो यह ग्राफ कुछ इस टाइप के चला जाएगा, दोनों सिमेट्रिकल सिचुएशन होगा। हम यहाँ इस पॉइंट को उतार लिए हैं, इस पॉइंट को भी यहाँ उतार लिए हैं और इस टाइप के ग्राफ चला जाता है इसका। देखिए यह ऐसे जाता और फिर यहाँ से इस टाइप के, यह इन्फिनिटी पे टेंस टू जीरो हो जाता। ओ काला कर रहा है, यह देखिए यहां से इस टाइप के ग्राफ जाता और इन्फिनिटी पे इस टाइप के सिचुएशन बना देता। देखिए मतलब कि सेम सिचुएशन होता है, ऐसा नहीं बस इसका इमेज ले लेना है। नेगेटिव ग्राफ के मतलब है कि इसका इमेज ले लेना है। अब हम इमेज नहीं लिए, ये अलग से खींच लिया तो छोटा बड़ा हो गया है, कंसेप्ट यही है आपका, ठीक है ना। यह नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ हो रहा है, तो आप किसी को ग्राफ को खींच सकते हैं जैसे हम खींचते हैं, प्लॉट किए। हाँ तो देखिए हमने आप लोग को जो है पोटेंशियल के बारे में बता दिए हैं। मैक बंद कर लीजिए, मैक किसी का चालू है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में हम बता दिए थे, ठीक है ना। अब हम आप लोग को नेक्स्ट पॉइंट में बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट में बताने जा रहे हैं। छोड़ दो, मैक किसी का चालू है, बंद कर लेगा ना, ठीक है चालू रखो। बंद है कि चालू है? अच्छा ठीक है छोड़ दो। हाँ देखिए, देखिए फाइनली समझिए क्या है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ा दिया। अब हम आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बता रहे हैं। हम क्या पढ़ाए हैं अभी जो बताए हैं, वह पढ़ाए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सब के कारण क्लियर कर दिया। अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें बताने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, आज का हेडलाइन हो रहा है।
तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहले बेसिक समझ लीजिए कि क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा, यह पॉइंट चार्ज, सपोज कीजिए कि यह पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखे हैं, उसका नाम सेंटर दिए। तो बहुत पहले की बात था कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 3D में निकलता था, 3D में जो हम आपको फोटो बना बना के दिखाते थे। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता था, उसी तरह से एक और विजुअलाइज हम कर रहे हैं, जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना, विजुअलाइज करा है। तो सबसे बड़ी बात है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, इस माने कि किस परिंदा का नाम रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बहुत आसान चीज है, वैसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू अगर सेम हो जाए, तो वैसे सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और यह इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप पॉइंट चार्ज ले रहा है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है स्फेरिकल हो जाता है। आप लीनियर चार्ज डेंसिटी इनफिनाइट रॉड ले रहा है, तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल हो जाता है। ठीक है ना, डाइपोल में ले रहा है तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ और हो जाता है। मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, वह चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट में आप किस तरह के चार्ज को सेटअप किए हैं, उसके अनुसार से इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप जो है वो चेंज होते जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि आप कोई चार्ज रखा तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिखाएगा, वो दिखता नहीं है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं दिखता था, उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नहीं दिखता है, रियल में नहीं दिखता है। हम इमेजिन करते हैं कि इस टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है, इस टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा है। तो मान लेते हैं कि आप बहुत पहले की बात था कि घिसता था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आप बनाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनाता था 3D में। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3D में है, आपको जितना मन है उतना डेंस कर सकता है। ठीक है ना, हम इतना डेंस करके छोड़ दिए हैं। मतलब 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए थे फोटो, तो बाहर निकालते हुए बनाए थे। देखिए थोड़ा सा फोटो देख सकता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से छोटा शेप में है। ठीक है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हम दिखाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इमेजिन किया गया है कि कोई भी पॉइंट चार्ज इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। अब देखिए, आप क्या कीजिए, यह पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक सरफेस इमेजिन कीजिए। इस पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक सरफेस इमेजिन कीजिए। तो यहां से देखिए आर डिस्टेंस पे सरफेस इमेजिन कर रहा है, तो आप यहाँ पे पोटेंशियल लिखिएगा। तो यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू लिखेगा Q 4πε0 इंटू आर। अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल लिखता है, तो इसका भी तो डिस्टेंस यहाँ से आर ही है, यहाँ भी डिस्टेंस आर है, तो यहाँ भी पोटेंशियल लिखेगा तो Q बाई 4πε0 इंटू आर। तो आप इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू लिखेगा, तो यह पोटेंशियल का वैल्यू जो लिखेगा Q 4πε0 आर। तो ये बताता है कि इस सरफेस का पोटेंशियल जो है वो फिक्स हो गया। यह सरफेस का जो पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल जो हो गया, पोटेंशियल जो हो गया इस सरफेस का, वह एक फिक्स हो गया कि इतना इसका वैल्यू है। अब जब किसी सरफेस का पोटेंशियल फिक्स हो जाता है, तो वैसे ही सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको हम डॉटेड लाइन से देखा है, इसको आप कंप्लीट बोल्ड भी कर सकता है। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको बोल्ड में बना देते हैं, कंफ्यूजन नहीं करेगा। यह आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई चार्ज है तो एक ही वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा।
इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ कर सकता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करता था, किसी स्टूडेंट को मन है कि 5 गो लाइंस निकाले तो 5 गो निकालता था, 10 को निकालना है 10 को, जिसको जैसे बनाना है बनाइए, क्योंकि क्यू चार्ज के कारण लिखा गया है कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है। अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आप गिनते रहिए कि कितना होगा, 10 को होगा, 20 को होगा, 30 को होगा, गिनते रहिए। तो कहने के मेरा मतलब यहाँ पर भी इक्विपोटेंशियल जो सरफेस बना, वह भी इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको जरूरत के अनुसार से जितना बनाना है उतना बना सकता है। आपको अगर मन है कि हम और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैपिटल आर पे बनाए, तो यहां से भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकता है, ठीक है ना। अब देखिए यह इक्विपोटेंशियल सरफेस का वैल्यू कुछ और हो जाएगा, क्योंकि यह इक्विपोटेंशियल सरफेस का वैल्यू कुछ और होगा, क्योंकि इसको सेंटर से आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हो रहा है क्या कि यह पोटेंशियल का वैल्यू है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। स्मॉल आर जो है वह इसके कंपेयर में छोटा है, तो यहाँ पे इस सरफेस का पोटेंशियल जो हो गया वो ज्यादा हो गया, इस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस बनेगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सरफेसेस बनेगा, और धीरे धीरे इसका पोटेंशियल का वैल्यू जो है कमते चला जाता है। सबसे ज्यादा क्लोज, अगर क्लोज में अगर बनाता है तो और ज्यादा पोटेंशियल का होगा, और जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू जो है कमते चला जाता है, और यह सब इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। एक बात और बता देना चाहते हैं, बोर्ड पर तो ये लाइन की तरह ये सर्किल भी आप समझ सकता है, इसको सर्कल भी समझ सकता है, लेकिन यह सर्कल में नहीं है, यह स्फेरिकल शेप में है, 3D में है। इसका शेप अगर हम दिखाएं तो देखिए यह इस टाइप के दो सिचुएशन का है। देखिए इसको शेप कैसा होगा, देखिए यह स्फेरिकल सरफेस है, देखिए 3D में दिखता है। यह इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बना रहा है पॉइंट चार्ज के कारण है, यह 3D में देख रहा है। यह छोटा स्फेयर है, यह देखिए एक बड़ा स्फेयर, देखिए यह 3D का सिचुएशन होता है। ऐसा नहीं कि लाइन नहीं होता है, मतलब कि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे पहले तो ये समझना है कि चार्ज इसके सेंटर पे है। चार्ज कहाँ है, इस स्फीयर के सेंटर पे है, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल बात करेगा 3D में होता है, तो पोटेंशियल का वैल्यू जो रहेगा सेम रहेगा। दूसरा स्फीयर बड़का स्फीयर लिए, बड़का स्फीयर लिए, तो बड़का स्फीयर लिए तो इसके भी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू बात करेंगे तो वह पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अंतर है कि यह छोटा स्फीयर है, ये बड़ा स्फीयर है, तो छोटा स्फीयर पे यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा होगा, और इसके सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू कम हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के केस में। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम जो है और इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि क्या होता है। तो यही देखिए 3D में होता है। आपसे कोई पूछेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस किस शेप में होता है, तो वहां से बोलेगा कि 3D में होता है। इलेक्ट्रिक की लाइंस भी 3D में है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी 3D में होता है। लेकिन हाँ, एक बात ये याद रखना है कि सभी जगह स्फेरिकल नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि अब पॉइंट चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वह स्फेरिकल बनता है। अब चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो अभी हम फोटो में दिखा रहे हैं वह फोटो चेंज कर जाएगा। जो आगे हम दिखाते हैं उसको भी, कि चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, तो आगे की बात है। फिलहाल इसका फोटो आप समझ चुके हैं। तो देखिए आगे हम बात करने जा रहे हैं, अब इससे रिलेटेड बहुत सारा पॉइंट बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हुआ इक्विपोटेंशियल सरफेस का, द सरफेस at which the value of electric potential to be same is called equipotensial surface। सेकेंड पॉइंट देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाता है तो उसमें एनर्जी में चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल मान रहा है कि भी है। तो अगर कोई चार्ज को यहाँ रख रहा है क्यू नॉट चार्ज को, तो यहाँ का एनर्जी, उसके पास एनर्जी कितना होगा, क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रख दे रहे हैं, देखिए
यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रख रहे हैं, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज का एनर्जी जो हो जाएगा, एनर्जी एट पॉइंट ए, तो यह हो जाएगा क्यू नॉट इंटू भी। लेकिन अगर हम कोई दूसरा पॉइंट यहाँ लिए बी, अगर इस चार्ज को यहाँ अगर हम रखते हैं तो बी पॉइंट के भी एनर्जी हो जाएगा क्यू नॉट इंटू भी। तो दोनों एनर्जी सेम है। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाता है तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है। ले जाने में याद रखिएगा एक पॉइंट, स्लोली ले जाते हैं, स्लोली। यहाँ पे हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वह भी क्या होता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है। ऐसा समझ सकता है कि चार्ज को ऐसे तो आप किसी पास से ले जा रहा है, किसी पास से ले जाएगा, पास इंडिपेंडेंट है। लेकिन आप थोड़ा सा समझिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू, अगर आप थोड़ा सा समझिए कि सर्कल से अगर ले जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन बाहर की ओर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो जहां भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, वर्क डन का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्ज पार्टिकल को ले जा रहा है तो वहां पे, ठीक है ना, वहां पे इस सरफेस पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होता है, 0 होता है। अगर मान लेते हैं कि कोई आर्बिट्री शेप में ले जा रहा है तो अब कहेगा कि सर ये तो चलिए ठीक है, समझा दिए कि कर पाथ था तो प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन का वैल्यू 0 होगा। अब कोई आर्बिट्री पाथ रहेगा तब फिर क्या होगा, तो उसमें होता है वही हो जाता है कि कुछ पाथ में पॉजिटिव वर्क डन हो जाता है, कुछ पार्ट में नेगेटिव वर्क डन हो जाता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव वर्क डन मिलके पूरा नेट वर्क डन भी जो हो जाता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने पर नेट वर्क डन का वैल्यू 0 हो जाता है। तो बहुत सारा पॉइंट आ रहा है, तो देखिए, तो याद रखिएगा कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाता है तो वर्क डन का वैल्यू जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। जब तक कि सरफेस नहीं चेंज किया जाएगा, जब तक वर्क नहीं हो। सरफेस अगर मान लेते हैं कि इस सरफेस से यह सरफेस तक ले जा रहे हैं, तब आपका वर्क है ना। ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट था कि वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो, के मतलब कि जो भी वैल्यू है यही वैल्यू किसी भी पॉइंट पे लिख सकता है। दूसरा पॉइंट था कि अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो चार्ज का एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं करता है, तो वर्क डन 0 हो गया। हम भी वर्क डन 0 करेंगे, फील्ड फोर्स भी वर्क डन 0 करेगा। तीसरा पॉइंट हो गया कि जब किसी पॉइंट चार्ज को एक सरफेस से दूसरे सरफेस अगर ले जाते हैं तब उस केस में आप वर्क करेगा, ठीक है ना, उस केस में वर्क करेगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ का एनर्जी कुछ और होगा, इस सरफेस का एनर्जी कुछ और होगा। चौथा पॉइंट समझिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस यह है और यहाँ पे फील्ड जो है यह फील्ड लाइन को शो किए हैं, फील्ड लाइन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर में है, क्योंकि यह सर्कल है, स्फेरिकल है, सर्कल नहीं बोलिए, अभी तो फोटो से देखा है, यह स्फेरिकल शेप है और यह रेडियस है जो सेंटर से पास कर रहा है। तो कोई भी लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है स्फीयर के केस में, वह सब लाइन उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर में होता है। यही कारण है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट जो हो जाता है 0 में होता है। तो जो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, क्योंकि हम बताए थे कि जो कोई वैल्यू है, अगर मान लेते हैं यह वैल्यू एक्स में शो कर रहा है, यह वैल्यू एक्स में शो कर रहे हैं, तो इसका कंपोनेंट वाई में क्या हो जाएगा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल डायरेक्शन में है, इसका कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर तोड़ता है तो 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में इक्वी पोटेंशियल के सरफेस के लॉन्ग, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि एलॉन्ग के मतलब हो गया, सरफेस के लॉन्ग के मतलब हो गया टेंजेंशियल डायरेक्शन में। और नेट फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, नेट वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वह नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है ना।
अब देखिए थोड़ा सा और पॉइंट समझना है। देखिए आप ये देख रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे सरफेस बनाता है तो लग रहा है कि यहाँ पे लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक की लाइंस ज्यादा डेंस है, और दूर में बनाता है तो देखिए और दूर में बनाया है तो इलेक्ट्रिक की लाइंस का जो डेंसिटी जो है वो कम चुका है। इसका मतलब यह हो गया कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पूरा डेंस में लग रहा है तो समझ लेना है कि वहां पे पोटेंशियल का भी वैल्यू ज्यादा होता है। ठीक है ना, वहां पे पोटेंशियल का भी वैल्यू ज्यादा होता है। मतलब कि जहां पे इक्विपोटेंशियल को अगर क्लोज पैकिंग बनाएंगे, क्लोज पैकिंग के मतलब कि दम देखिए इस टाइप के, अगर हम कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं, क्लोज पैकिंग कर रहे हैं एकदम, और फिर हम थोड़ा सा पैकिंग बढ़ा दे रहे हैं और पैकिंग बढ़ा दे रहे हैं, तो ये बताता है कि जहां पे क्लोज पैकिंग है वहां का पोटेंशियल का वैल्यू जो है ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज के केस में, पॉजिटिव चार्ज के केस में, नेगेटिव चार्ज के केस में फिर चेंज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है। तो कहने के मेरा मतलब यह हो जा रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का बहुत सारा पॉइंट है, जो ये सब पॉइंट को लिखा दे रहे हैं, जितना बोलना है अभी बोल दिए हैं, बाकी जो है ना रिमेनिंग पॉइंट को पॉइंट से लिखा दे रहे हैं। ठीक है ना। हाँ तो देखिए बारी बारी से सब पॉइंट इसका लिखा दे रहे हैं। पहला, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर 2 नंबर में आता है कि डिफाइन करना है तो लिखेगा द सरफेस at which the value of electric potential, the surface at which the value of electric potential is same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस, EPS। जगह नहीं है ज्यादा, इसी कारण से कम ही लिखा है। The surface at which the value of electric potential is same is called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है ना। यह सरफेस किसी भी शेप में हो सकता है। दिस surface may be any shape, किसी भी शेप में हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, एनी शेप उसी का पॉइंट है, डिपेंड्स अपॉन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, चार्ज का जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसा सरफेस बनाते हैं, जो आगे और भी सरफेस हम दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट में, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू EPS। एग्जाम में शॉर्ट में ना लिखेगा, पूरा नाम लिखेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस so that its tangential component is जीरो। टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा, याद रखना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट इसका जीरो होगा। एग्जाम में आपको जो है डिफिनेशन जितना रहेगा उतने लिखेगा, हम बहुत पॉइंट डील कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, खराब हो जाए, द वर्क डन बाय the external agent taking
taking a charge from one point to other point of a equipotential surface, इक्विपोटेंशियल शॉर्टे में लिख देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, माने वर्क डन का वैल्यू जो होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में वर्क डन का वैल्यू क्या होगा, 0 होता है। एकदम ये ध्यान में रखेगा। चौथा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमेशा डायरेक्शन जो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों लिख सकता है। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, the direction of field या electric field lines always from higher to the lower equipotential surface, ठीक है ना। इतना पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट बहुत ही है, लेकिन फिलहाल आपको इतना पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यह भी पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको फोटो बनाने में काम देगा। जैसे मान लेते हैं इसका एगो फोटो बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक पोटेंशियल सरफेस यह है, एक पोटेंशियल सरफेस यह है, यह हाइयर है, लोअर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट ऐसे करेगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यह हो गया इसका पोटेंशियल, मान लेते हैं कि V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो V1 ग्रेटर देन V2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से शो करना पड़ता है। अब देखिए, ठीक है ना, इसको पॉइंट को देखिए। हाँ देखिए, आप लोग के क्वेश्चन के अनुसार से बता रहे हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 कैसे होता है। पहले यहाँ पे देख लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ही है, एस लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई स्फेरिकल शेप में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस लें, स्फेरिकल शेप में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर होगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है कि यह जो हो रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेगा, तो यहाँ पे 90 का एंगल बनाता है, यही टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो ई देखिए जिधर कंपोनेंट तोड़ना पड़ता है उसका एंगल देखते हैं कॉस के साथ, तो कॉस 90, तो ई कॉस 90 हो गया 0, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में 0 हो गया। यही तो कंसेप्ट था, ठीक है ना। और यह सब पॉइंट समझ गया है, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। दैया हो दैया। हाँ तो देखिए एक पॉइंट और बात करते हैं, तो 5 पॉइंट हो जाएगा, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में काम कर जाएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, ये प्लेन सरफेस है, देखिए इस टाइप के है सरफेस, या प्लेन सरफेस है, या इस टाइप के, इसका नाम खुद दे दीजिए। मान लेते हैं कि यह हो गया y, यह हो गया z, मतलब कि yz प्लेन हो गया। अगर yz प्लेन है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर yz प्लेन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। देखिए इसका मतलब यह हो गया कि इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में चला जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना यह है कि अगर प्लेन ध्यान से सुनिएगा, अगर प्लेन वाईजेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स में होगा। यही बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वह किस प्लेन में होगा, तो उसका आंसर होगा वाईजेड प्लेन, जो बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5वां पॉइंट लिख देते हैं, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड in x direction, then equipotential surface is in yz plane। याद रखिएगा इसको, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, एकदम जस्ट उल्टा। अगर अब इसको आप घुमाते रहिए, अगर फील्ड जेड में होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, अब इसको जे को फोटो बनाना है, बनाते रह जाइए। जैसे मान लेते हैं एक्स वाई प्लेन है तो ये तो सीधा कर सकते हैं, तो हमारा बोर्ड पर बन ही जाएगा। यह हो गया एक्स वाई प्लेन, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो फील्ड जो होगा वह जेड में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह जेड में हो जाएगा। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, देखिए एक्स वाई प्लेन हम ऐसे शो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर में, चौक से दिखा रहे हैं, देखिए यह परपेंडिकुलर में हो जाएगा। इस टाइप के आप जैसा भी सिचुएशन बनाना होगा बना सकता है, या एनसीईआरटी में इसी पॉइंट को फोकस किया है, ठीक है ना। बाकी सब पॉइंट्स ठीक है ना, कहानी में लिख दिया है, सब आपको नेट एंड क्लीन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा तो 5 पॉइंट दे देगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं डिफिनेशन देना है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो एक ही पॉइंट देके फोटो एक बना देगा, ठीक है ना। यह आपको क्लियर हो जाएगा।